नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत हम बायोलॉजी में क्या पढ़ रहे थे? तो बायोलॉजी में हम सेल पढ़ रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हैं आज। आज हम जानेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह होती क्या है? इसकी खोज किसने की है? आइए इसको जानते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी KR पोर्टर ने इसकी खोज की थी। और इसके कार्य क्या क्या होते हैं? इसके कार्य तो इसके कार्य क्या होते हैं? यह कोशिका का कोशिका के कंकाल के रूप में कार्य करता है। जैसे हमारे शरीर में हड्डियां कंकाल के रूप में कार्य करती हैं, उसी तरह तरह एक सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कंकाल के रूप में कार्य करता है। ये होता कैसा है? तो जैसा कि हमने बताया था, ये सेल हो गया या केंद्रक हो गया, तो ये जो इस प्रकार की आकृति होती थी, इसे हम ER कहते थे शॉर्ट में। ठीक है, तो यह कंकाल के रूप में कार्य करती है, इसीलिए इसका एक नाम और दिया गया है। तो वह नाम क्या है? कोशिका का कंकाल। कभी कभी पूछ लेता है कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं, तो आप आंसर देंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसको याद रखिएगा। फिर आते हैं इसके और क्या कार्य है। यह कोशिका द्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य केंद्रक द्रव्य के बीच संबंध स्थापित करता है। संबंध स्थापित करता है। ये हो जाता है हमारा कोशिका द्रव्य। और ये जो केंद्रक के बीच में होता है उसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य ये हो जाता है कोशिका द्रव्य। इसके इसके बीच में क्या कहता है? तो यह संबंध स्थापित करता है। और यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो यह मनुष्य के RBC में, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, उनमें अनुपस्थित होता है। मनुष्य के RBC में अनुपस्थित होता है और बाकी सब जगह पाया जाता है। अनुपस्थित। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है वह मनुष्य के RBC में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। यह केवल RBC में नहीं पाया जाता, बाकी रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स इनमें पाया जाता है। और यह दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला हो जाएगा खुरदरी खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। शॉर्ट में लिख देते हैं हम इसको अंतःप्रद्रव्य जालिका। दूसरी कौन सी हो जाएगी? तो दूसरी हो जाएगी मुलायम अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? रफ रफ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको सॉफ्ट सॉफ्ट या स्मूथ स्मूथ ER। ठीक है। तो जो खुरदरी होती है इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है प्रोटीन का, जो प्रोटीन के संश्लेषण में कार्य करता है। प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। और स्मूथ अंतःप्रदव्य जालिका का क्या होता है? तो यह लिपिड के संश्लेषण में सहायक होता है। सहायता करता है। इसका एक नाम और याद रखिएगा कि इसे हम कोशिका का कंकाल भी कहते हैं। लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज CD डवे ने की थी। और इसका अगला पॉइंट क्या है? इसका अगला पॉइंट है यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, यानी प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। और इसका अगला पॉइंट यह है कि इसमें किसमें? लाइसोसोम में। इसमें 24 प्रकार के जल अपघटनीय अम्लीय एंजाइम पाए जाते हैं। अम्लीय एंजाइम पाया जाता है। कितने प्रकार के? 24 प्रकार के। जल अपघटनीय का मतलब क्या होता है? जो जल में घुल जाए। और अम्लीय, इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। और अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट में क्या है कि यह कोशिका में यह कोशिका में अपशिष्टों का बाह्य व अंतः कोशिकीय पाचन करता है। कोशिकीय पाचन करता है, इसीलिए इसे पाचन की थैली भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? पाचन की थैली। इसे पाचन की थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अपशिष्टों का अंतः कोश की पाचन कराता है। अगला पॉइंट क्या हो गया? अगला पॉइंट हो गया कि इसके एंजाइम निकल कर इसे ही नष्ट कर देते हैं। यानी जो यह एंजाइम निकालता है वही बाहर निकलकर इसे नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इसका एक नाम और रखा गया है, सुसाइड बैग ऑफ सेल। क्या बोलेंगे? सुसाइड बैग ऑफ सेल। इसको
याद रखिएगा। लवक यानी प्लास्टिड। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है सिम्फर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? सिम्फर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसका नाम जो दिया था, किसने दिया था? नाम हैकेल जी ने दिया था। किन्होंने दिया था? हैकेल ने इसका नामकरण किया था लवक या प्लास्टिड। ये होता क्या है? यह पाया कहाँ जाता है? यह केवल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो यह पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है। ठीक है। यह कितने प्रकार का होता है? तो यह 3 प्रकार का होता है। पहला हरित लवक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इसका काम क्या होता है? तो यह पर्णहरित यानी क्लोरोफिल जिसको हिंदी में पर्णहरित की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। ये पाया कहाँ जाता है? तो पेड़ों के हरे भाग या पत्तों में पाया जाता है, निर्माण करता है। यह भोजन का निर्माण करता है, इसीलिए इसे किचन ऑफ प्लांट सेल कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? तो किचन ऑफ प्लांट सेल, क्योंकि यह भोजन बनाता है। इसका दूसरा क्या प्रकार होता है? तो दूसरा इसका वर्डी लवक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। यह कहाँ पाया जाता? तो यह पौधों के रंगीन भागों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? यह रंगीन भागों में पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे फलों एवं रंगीन भागों में। तीसरा कौन सा होता है? तो तीसरा होता है अवर्डी लवक। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहेंगे हम इसको? ल्यूकोप्लास्ट। यह कहाँ पाया जाता है? तो यह पौधों के रंगहीन भागों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा यह?
यह पौधों के रंगहीन भागों में कहाँ पाया जाएगा? रंगहीन भागों में पाया जाता है। जैसे कि जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, जैसे जड़ों में। लवक यानी प्लास्टिड यह कितने प्रकार के होते हैं? 3। हरित लवक, वर्णी और अवर्णी। केंद्रक, केंद्रक जिसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस को मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहले तो जो कोशिका थी, कोशिका इस प्रकार थी, और कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस था, केंद्रक, उसको मैंने कुछ बड़े आकार में बनाया है समझने के लिए। ये होता था केंद्रक और ये होता था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी के ऊपर राइबोसोम बैठे होते थे। केंद्रक, केंद्रक के बीच में एक सेंट्रल रूम होता है जिसे हम न्यूक्लियोलिस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और जो ये आपको आकृति दिखाई पड़ रही होगी घुमावदार, इसे हम क्रोमैटिक जाल कहते हैं। और इसमें जो लिक्विड भरा होता है उसे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो केंद्रक होता है, इसके ये बाहरी आवरण को न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और ये हो जाती है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे जुड़ी होती है। और इसी के ऊपर राइबोसोम ये बैठा होता है, राइबोसोम। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1831 ईस्वी में। और यह किस किस से मिलकर बना होता है? तो यह प्रोटीन, फास्फोलिपिड, डीएनए जिसको हम डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए से मिलकर बना होता है। और यह क्या करता है केंद्रक? तो यह इसका काम होता है कोशिका में संपन्न होने वाले सभी कार्यों का संचालन करना। तो यह केंद्रक क्या करता है? सभी कार्यों को संचालित करता है। इसीलिए इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं, क्योंकि यह सभी कार्यों का संचालन करता है, इसीलिए इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। तो अगर कभी कोई पूछ ले कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो केंद्रक यानी न्यूक्लियस को कहते हैं। और या इसको हम सेंट्रल रूम भी कह देते हैं कभी कभी, सेंट्रल रूम ऑफ सेल, याद रहेगा। और जब कभी यह कोशिका टूटती है तो ये जो क्रोमैटिन जाल है यह सिकुड़कर टूट जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? कोशिका विभाजन के समय, कोशिका
विभाजन के समय क्रोमैटिन जाल क्या होता है? यह जो आकृति होती है छल्लेनुमा गुथी हुई, इसे हम क्रोमैटिन जाल कहते हैं। क्रोमैटिन जाल सिकुड़ कर टूट जाता है। सिकुड़ कर टूट जाता है। सिकुड़ कर टूट जाता है और इसके टूटने के बाद गुणसूत्रों का निर्माण होता है। टूट जाता है तब गुणसूत्रों का निर्माण होता है। अब हम जानेंगे गुणसूत्र। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बना कैसे? जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक, उसमें जो क्रोमैटिन जाल होता है, जब कोशिका विभाजन होता है तो वह सिकुड़कर टूट जाता है। टूटने के फलस्वरूप गुणसूत्रों का निर्माण होता है। तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्रों की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। और इसका नामकरण किसने किया था? तो इसका नामकरण जो नाम दिया था वाल्डेर ने दिया था। किन्होंने दिया था? वाल्डेर ने इसका नाम दिया था। और इसका जो मुख्य कार्य है, वो मुख्य 2 कार्य हैं। इसके मुख्य 2 कार्य हैं। पैतृक गुणों का निर्धारण करना, यानी जो पिता या माता के लक्षण कौन कौन से लक्षण हैं वो बच्चे में जाएंगे, यह निर्धारण करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर पिता को वर्णांधता है या हीमोफीलिया है तो वह बच्चों में होगी कि नहीं होगी, यह गुणसूत्र के द्वारा ही जाता है। दूसरा हो गया लिंग निर्धारण। और यह क्या करता है? तो लिंग का निर्धारण भी करता है। जैसे कि मान लीजिए हम जानते हैं कि मानव में या स्तनधारियों में 23 जोड़ी यानी पेयर गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने? 46 गुणसूत्र। ठीक है। बाकी तो सब सेम होते हैं। जैसे मान लीजिए यह मेल है और यह फीमेल है। इनमें 22 जोड़ी तो सेम होते हैं मेल फीमेल में गुणसूत्र। 22 जोड़ी इसमें भी वही होंगे, 22 जोड़ी इसमें भी वही होंगे। एक जोड़ी जो है वह लड़की होगा या लड़का, इसका निर्धारण करता है। तो एक होता है 22 जोड़ी हो गया, प्लस एक हो गया एक्स वाई। मेल में एक्स वाई होता है और फीमेल में एक्स एक्स होता है। अगर मेल की तरफ से एक्स आया और फीमेल में तो एक्स है ही, तो फिर एक्स एक्स मिलके हो जाएगा लड़की। तो अगर मेल की तरफ से गुणसूत्र में एक्स आया तो फीमेल की तरफ से एक्स भी हो जाएगा, तो दोनों मिलकर एक्स एक्स हो जाए तो लड़की होगी। और मेल की तरफ से अगर वाई आया और फीमेल की तरफ से एक्स आया तब यह लड़का
होगा। इसका निर्धारण कौन करता है? तो गुणसूत्र के द्वारा ही निर्धारण होता है। तो और सबसे अधिक गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? सबसे अधिक गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं और सबसे कम गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? तो एक पौधा है, पौधा कौन सा है? ओफिग्लाज्म रेटिकुलेटम नाम का एक फर्न होता है। क्या होता है? फर्न, यानी पौधा होता है, पेड़। इसमें 1440 गुणसूत्र पाए जाते हैं। सर्वाधिक गुणसूत्र इसी में पाए जाते हैं, यानी 720 पेयर। 720 पेयर। सबसे कम गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? सबसे कम गुणसूत्र ऑस्ट्रेलियाई एक चींटी होती है। क्या होती है? ऑस्ट्रेलियाई एक चींटी, ऑस्ट्रेलियन चींटी। इसमें कितने पाए जाते हैं? तो इसमें 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, केवल 2 गुणसूत्र। आइए और कुछ जान लेते हैं, जैसे कि बंदर में कितने होते हैं, कुत्ते में, बिल्ली में, और घोड़े में, चूहे में और चिंपैंजी में। इनमें कितने कितने गुणसूत्र होते हैं? तो बंदर में 48 गुणसूत्र होते हैं। और कुत्ते में कितने होते हैं? तो कुत्ते में होते हैं 78 गुणसूत्र। बिल्ली में कितने होते हैं? तो बिल्ली में 38 गुणसूत्र होते हैं। घोड़े में कितने गुणसूत्र होते हैं? घोड़े में 64 गुणसूत्र होते हैं। और चूहे में कहीं कहीं लिखा होता है कि 42 होते हैं और कहीं कहीं 40। तो इसमें 40 या 42 गुणसूत्र होते हैं। चिंपैंजी में सबसे सिमिलर लगभग 48 गुणसूत्र। कितने? 48। और मानव में 46, 2 गुणसूत्र इसमें ज़्यादा होते हैं चिंपैंजी में। इसीलिए इसको मनुष्य का सबसे नियरेस्ट जंतु कहा जाता है। अब जान लेते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में। आप जानते होंगे डीएनए को डीऑक्सी एसिड कहते हैं और आरएनए को राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज मिसर नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्या नाम था? मिसर। और इसका द्विगुणित मॉडल किसने प्रस्तुत किया? द्विगुणित मतलब कि जो डीएनए है वह कुछ इस प्रकार का है। इसको किसने बताया था? तो इसको बताया था वाटसन और क्रीक नामक वैज्ञानिकों ने 1953 में इसका द्विगुणित मॉडल प्रस्तुत किया। डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? जो डीएनए होता है, डीएनए होता है वह प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ होता है। प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ होता है। हमारे शरीर में होने वाली सभी आनुवांशिक गतिविधियां होने वाली
समस्त आनुवांशिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण करता है, निर्धारण एवं नियंत्रण करता है। इसीलिए इसे लाइफ का ब्लूप्रिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। आरएनए को हम राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन, जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यह इसका मुख्य कार्य होता है।